हेलो, नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ तान्या एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीकोनॉमिक्स। आज हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं इंडियन पॉलिटी के पार्ट 4 के साथ। पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं मेरे चैनल पर। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में, द चार्टर इंडिया एक्ट्स ऑफ 1813, 1833 एंड 1853 के बारे में। उसके बाद हमने पार्ट 2 में पढ़ा द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, विच वॉज अ प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड ऑल द एक्ट्स फ्रॉम देयर ऑन। उसके बाद हमने पढ़ा पार्ट 3 में 1858 के एक्ट के बारे में, द इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861 के बारे में, 1892 के बारे में और 1909 के एक्ट के बारे में, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी कहते हैं। अगर आपने अभी तक वो तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू फर्स्टली गो एंड वॉच दोज पार्ट्स, बिकॉज आज का चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपके प्रीवियस एक्ट्स क्लियर होंगे। मेरे प्रीवियस सारे पार्ट्स का लिंक अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, प्लीज़ गो एंड वॉच इट फर्स्ट। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू वी आर डायरेक्टली गोइंग टू डाइव इनटू टुडेज टॉपिक, which is the Montagu-Chelmsford Reform of 1919, also known as the Government of India Act 1919। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम उसी वे में पढ़ेंगे जैसे हमने प्रीवियसली सारे पार्ट्स को पढ़ा है। तो पहले हम बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ एक्ट की, यानी कि इस एक्ट से जुड़े सारे वो फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सेकेंडली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। हमने प्रीवियसली भी देखा है कि हिस्ट्री में जो कुछ भी उस टाइम पर हो रहा था वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे सारे एक्ट्स को अफेक्ट कर रहा था। तो इसमें हम वही देखेंगे कि वो किस इंटेंसिटी में अफेक्ट कर रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा मतलब है कि उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, उस टाइम पे वाइस रॉय कौन था, उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका क्या कंडीशन चल रहा था, जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका क्या कंडीशन चल रहा था, एंड सो ऑन। उसके बाद हम देखेंगे द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के बारे में, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आपको देंगे द फ्रिकोनॉमिकल इंसाइट। इसका मतलब कि इस एक्ट को पढ़ने से ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। So without any further ado, we are directly going to dive into the topic. And the very first topic is Government of India Act 1919, the fact of the act. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्ट भी यूके के पार्लियामेंट के द्वारा ही पास हुआ था। इस एक्ट को रॉयल असेंट मिला था ऑन 23 दिसंबर 1919। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियन गवर्नमेंट में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। हमने ये पहले भी देखा है कि गवर्नमेंट अक्सर ये कोशिश करती आई है कि वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव कमेटी में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी ना किसी तरीके से इंडियंस को थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन मिले, मगर इस एक्ट के द्वारा पहली बार इस तरह का प्रोक्लेमेशन आया कि ब्रिटिश क्राउन इस वे में काम कर रही है कि ग्रेजुअली इंडिया में इंडियंस के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट आ जाए। इस एक्ट का ऑफिशियल टाइटल भी था An act to make a further provision with respect to the government of India, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस एक्ट को फाइनली रिपील किया गया था बाय द स्टैट्यूट लॉ रिपील्स एक्ट 1976। दूसरी चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो थे एडवर्ड मॉन्टेग्यू, एंड वाइसरॉय जो थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन दोनों ने मिलकर के कुछ रिफॉर्म्स जो थे वो इंडिया के लिए सोचे थे, जिस रिफॉर्म को हम मॉन्टेग्यू शेल्मफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कल को आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बारे में पूछ रहा है तो भी आपसे वो मॉन्टेग्यू शेल्मफोर्ड रिफॉर्म के बारे में ही पूछ रहा है। तो ये तो हो गए कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू द 1919 एक्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एक्ट। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इससे पहले जो एक्ट आया था वो 1909 में आया था। इस एक्ट को हम कहते हैं द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने इंडिया में क्या क्या चेंजेस लाए थे। उसके बाद जो एक्ट आया वो है द मॉन्टेग्यू शेल्मफोर्ड रिफॉर्म, जो कि आया 1919 में। तो अब जानने वाली बात यह है कि इस दौरान 10 साल इंडिया में क्या हो रहा था। इंडिया छोड़िए, वर्ल्ड में क्या हो रहा था।
क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्ट्स को अफेक्ट करते थे। इसमें जो सबसे मेगा इवेंट हुआ है वो है वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन 1914 में स्टार्ट होकर के 1918 में ख़त्म हुआ। इस वॉर में इंडिया ऑब्वियसली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था क्योंकि हम एक सॉवरन नेशन नहीं थे। ये लड़ाई हो रही थी दो पावर्स के बीच में, एलाइड एंड सेंट्रल फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस के तरफ से ब्रिटेन लड़ाई कर रहा था एंड ब्रिटिश कॉलोनी होने के नाते हमने ब्रिटेन को हर तरीके से हेल्प की, विथ ब्लड, मनी एंड मैन पावर। इस तीनों चीज़ों से ब्रिटेन को हेल्प करने के बदले इंडिया कुछ पॉलिटिकल रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑब्वियसली इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उसे कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस मिलेंगे, शायद ब्रिटेन सेल्फ रूल को कंसिडर करेगा और शायद कुछ और भी रिफॉर्म्स आएंगे। इंडिया एक पॉलिटिकल कंसेशन एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहा था फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, मगर वो क्या था ये आर्टिकुलेट हुआ 1916 में। 1916 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ। ये सेशन एक जॉइंट सेशन था बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। इस सेशन में आईएनसी के चेयरमैन थे अंबिका मजूमदार एंड मुस्लिम लीग वाज बीइंग हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। इस सेशन में आईएनसी और मुस्लिम लीग ने मिलकर के एक पैक्ट साइन किया, जिस पैक्ट को हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ पैक्ट को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि लखनऊ पैक्ट में ऐसी कुछ डिमांड्स थी जो डिमांड्स 1919 के एक्ट में एड्रेस की गई थी। वो जब मैं आपको वो प्रोविजंस और वो इंसाइट्स दूंगी तो मैं आपको वो बताती भी जाऊंगी। 1916 के लखनऊ पैक्ट को पढ़ने के बाद जो न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया थे, जिनको हमने पहले भी पढ़ा एडविन मॉन्टेग्यू के नाम से थे, उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया 1917 में, जिसको हम अगस्त डिक्लेरेशन या मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इस डिक्लेरेशन के एक साल बाद ही 1918 में वर्ल्ड वॉर वन भी एंड हो गया। इस डिक्लेरेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात की गई थी, अब जो भी इंडिया में होगा वो होगा फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट इंडिया कैन फाइनली बी एबल टू गवर्न इटसेल्फ अंडर द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इसका साफ साफ मतलब ये है कि इन लोगों ने बोला कि हाँ, इंडिया में हम आगे चल कर के इंडियंस के द्वारा चुनी गई एक इंडियन गवर्नमेंट को लाना ज़रूर चाहते हैं, मगर ब्रिटिश सॉवरेनिटी जो है वो इंटैक्ट रहेगी। इंडिया हमेशा एक ब्रिटिश कॉलोनी ही रहेगी। ये बात जो है वो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में बोली गई और 1919 में हमारा मॉन्टेग्यू-शेल्मफोर्ड रिफॉर्म भी आ गया। मॉन्टेग्यू-शेल्मफोर्ड रिफॉर्म एक ऐसा रिफॉर्म था जिसमें हमने एक प्रियम्बल भी देखा है ना। हम उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो जैसे कि हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड था। 1857 में जब ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का रिवोल्ट देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ एक नॉर्मल कंपनी के रूल से तो नहीं होगा, इंडिया में एक प्रॉपर गवर्नमेंट डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन वो डेवलपमेंट इंडिया में नहीं होनी चाहिए, हमें एक एजेंट ज़रूर इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा, मगर उस एजेंट का जो सुपीरियर होगा वो लंदन में बैठा हुआ होना चाहिए। वो लंदन में बैठ करके इंडिया में बैठे हुए एजेंट से सारी रिपोर्ट्स ले सकता है। तो इसी कारण से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक जो पोस्ट था वो खड़ा किया गया। ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे इंडिया के, लेकिन ये लंदन से ही काम करते थे। तो ये दो तरह के काम करते थे, एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वर्क इंडिया का संभालते थे और दूसरा काम ये एजेंसी वर्क करते थे। तो अब आप पूछेंगे कि एजेंसी का क्या वर्क होता है। तो एजेंसी वही काम करती है जो आज की एम्बेसीज़ करती हैं। जैसे इंडिया की एक एम्बेसी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की एक एम्बेसी दुबई में है, दुबई की एक एम्बेसी कुवैत में है, कुवैत की एक एम्बेसी इंडिया में है। इसी तरीके से ये एम्बेसीज़ वर्क करती हैं। तो इन एम्बेसीज़ का काम क्या होता है?
अब जैसे जो पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया में है, उसका काम ये है कि जो भी पाकिस्तानीज़ इंडिया में रहते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पाकिस्तानी एम्बेसी में जा कर के शिकायत कर सकते हैं और एक रेजोल्यूशन पा सकते हैं। वही काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी मिला था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दो काम होते थे, एक तो वो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सारे इवेंट्स देखते थे और दूसरा काम वो एजेंसी का करते थे। अब इन्हीं के एक एजेंट भी थे जो कि इंडिया में ही कार्यरत थे, जिनको हम वाइसरॉय कहते हैं। इनको हम पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे। इस टाइम जो वाइसरॉय थे उनका नाम लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। हमें एक और चीज़ भी पता है कि वाइसरॉय को एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी मिली हुई थी, जिसमें हमने देखा है कि 1909 में 6 मेंबर्स थे। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने अभी ऑलरेडी बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीज़ें होती थी, एक होता था वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव कमेटी और दूसरे होते थे कुछ एडिशनल मेंबर्स, और तीसरे जो होते थे वो होते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो हमें पता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोजीशन में या उनके पावर्स में कोई चेंजेस नहीं आए थे। तो अब हम बाकी बात करते हैं वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी की। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि इसमें टोटल 6 मेंबर्स थे और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक एक्स्ट्रा मेंबर आए थे जो कि इंडियन ओरिजिन के थे। उनका नाम भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर से बता रही हूँ। उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन थे जो कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल हुए थे। वो एक लॉ मेंबर थे। ये हमने मॉडले मिंटो रिफॉर्म में भी पढ़ा है। और जो दूसरी बात हमने की थी वो थी एडिशनल मेंबर्स की बात, जिसमें हमें पता है कि 16 से लेके 60 के नंबर के बीच में मेंबर्स रहते थे और हमने इसका बाइफर्केशन भी बहुत अच्छे से समझा था। अब देखते हैं इसमें चेंजेस क्या आए थे। तो सबसे पहले आते हैं वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी पे। हमने पहले भी पढ़ा कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में 6 मेंबर्स होते थे। हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि उसमें से एक मेंबर इंडियन होता था, जो कि पिछले बार यानी 1909 में सत्येंद्र सिन्हा थे। इस बार वो कौन थे? इस बार बात हुई कि 3 मेंबर्स होंगे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो कि इंडियंस होंगे, यानी कि 50% ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव कमेटी वुड बी इंडियंस। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज व्हाट द मॉन्टेग्यू-शेल्मफोर्ड रिफॉर्म इज अबाउट। यहाँ पर इन्होंने एक स्टेप आगे जा कर के बात करी। ये बात तो पहले भी हो रही थी कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, मगर इस बार मॉन्टेग्यू ने ये बात बहुत साफ साफ बताई कि हम इवेंचुअली एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं जहाँ पे भारत में भारत के द्वारा चुनी गई सरकार काम करे, और उसी पाथ पर ये एक एक्शन भी लिया गया था। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, विच इज़ एट द सेंट्रल लेवल या सेंट्रल लेजिस्लेचर की। ठीक है, तो पिछले बार हमने देखा था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 ही टाइप के लोग होते थे। एक होते थे आपके ऑफिशियल और अनऑफिशियल, और उनकी टोटल तादाद 16 से 60 के बीच में हो सकती थी। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा और बैक जाते हैं और लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं। हमने बात की थी कि लखनऊ पैक्ट में ऐसे कुछ डिमांड्स थे जो कि मुस्लिम लीग और आईएनसी ने मिल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखे थे। उनमें से एक मांग थी कि जो भी आपके एडिशनल मेंबर हैं उनकी संख्या 60 से बढ़ा करके 150 कर दी जाए। इस 150 में से ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स दोनों की संख्या 75 कर दी जाए, और इस 75 में से 1/3 रिजर्व कर दिया जाए फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स। 1909 में सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट की बात ऑलरेडी कर दी गई थी और यहाँ पे उसको रीअफर्म किया गया और मुस्लिम्स की प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए बात करी गई। अब ये तो बात हो गई कि लखनऊ पैक्ट में मांगा क्या गया था। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। लेट मी जस्ट क्विकली इरेज दिस। तो जैसे कि हमने बात की कि लखनऊ पैक्ट में 150 एडिशनल मेंबर्स की डिमांड की गई, जिसमें से 75 आपके नॉन ऑफिशियल होंगे, उसमें से भी 25 आपके मुस्लिम्स होंगे, है ना। ये आपकी डिमांड थी। अब देखते हैं कि हुआ क्या। इन लोगों ने बोला कि अब हम सेंट्रल लेजिस्लेचर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा आपका लोअर हाउस
और दूसरा पार्ट होगा आपका अपर हाउस। ठीक है, लोअर हाउस को बोला जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस को बोला जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इन लोगों ने 150 एडिशनल मेंबर्स देने के बजाय हमें दिए 205 एडिशनल मेंबर्स। तो लखनऊ पैक्ट का जो डिमांड था वो पूरा कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना। उन्होंने लोअर हाउस में दिया 145 कैंडिडेचर और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में दिया 60 का कैंडिडेचर। उन्होंने बोला कि इस 145 में से इलेक्टेड होंगे 104 और नॉमिनेटेड होंगे 41 लोग। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बात हुई कि 33 होंगे इलेक्टेड और 27 होंगे आपके नॉमिनेटेड। अब हम इसका भी बाइफर्केशन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर हाउस की। तो लोअर हाउस में भी हमने देखा कि 104 आपके इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और 41 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स भी डिवाइडेड होते हैं, एक तो होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और दूसरे होते हैं ऑफिशियल मेंबर्स। अब आपका एक लेजिटिमेट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते थे और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते थे। तो ऑफिशियल मेंबर्स तो वो होते हैं जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं या मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं या वाइसरॉय की कमेटी में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग होते थे ऑफिशियल मेंबर्स। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे जिन्हें कि आपके वाइसरॉय ने ही नॉमिनेट किया है या वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो होते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ये हो गई आपकी नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या जो कि थी 41 या 41। अब हम बात करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स के। तो इलेक्टेड मेंबर्स में भी डिवीज़न था। हमने ऑलरेडी देखा कि मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो लास्ट एक्ट में ही मिल गया था, यानी 1909 के एक्ट में ही मिल गया था। इस एक्ट में हम देखेंगे कि सिख कम्युनिटी को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया है। इसका डिवीज़न कुछ इस तरीके से था कि ये जो 104 मेंबर्स हैं इसमें से 52 होंगे जनरल कैटेगरी के, 30 होंगे मुस्लिम, 2 होंगे सिख, 9 होंगे यूरोपियंस, 4 होंगे इंडियन कॉमर्स से और 7 होंगे लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपके लोअर हाउस या लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब हम बात करते हैं अपर हाउस की। तो अपर हाउस, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते थे, इसमें 60 मेंबर्स हैं। तो 60 मेंबर्स में से आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे 33, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे 27। नॉमिनेटेड मेंबर में भी ऑफिशियल होंगे और नॉन ऑफिशियल होंगे। ऑफिशियल मेंबर होंगे 17, नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे 10, और ये भी उसी तरीके से जाएंगे जैसे कि हमने लोअर हाउस में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स की। तो यहाँ पर भी इलेक्टेड मेंबर्स में कुछ चीज़ें तो सिमिलर देखी गई, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए, मुस्लिम कैटेगरी के लिए, सिख कैटेगरी के लिए और यूरोपियंस के लिए तो एक रिजर्वेशन थी ही। और उसके अलावा इंडियन कॉमर्स और लैंडलॉर्ड्स को ना जोड़ते हुए इन लोगों ने चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ बॉम्बे, बर्मा एंड बंगाल को सिलेक्ट किया है, जिसमें होंगे 3 मेंबर्स। तो इसमें देखा गया कि 33 इलेक्टेड मेंबर्स में से 15 होंगे जनरल कैटेगरी के, 11 होंगे मुस्लिम कैटेगरी के, 1 होगा सिख कैटेगरी का और 3 होंगे यूरोपियन कैटेगरीज के, और चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ बंगाल, बर्मा एंड बॉम्बे होंगे 3। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि देयर वर मेनी प्रोविंसेस और उसमें एक एक में जाना जो है ना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। अगर इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रोविंसेस के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। प्रोविंशियल लेवल्स पे भी इस एक्ट के दौरान कुछ चेंजेस लाए गए थे जिनके बारे में हम बात अब करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक्ट में प्रियम्बल देखा गया हो। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि इन लोगों ने लखनऊ पैक्ट के दौरान 1916 में गवर्नमेंट के सामने कुछ अपने सेट ऑफ डिमांड्स रखे थे। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे मॉन्टेग्यू ने उसके बारे में एक डिक्लेरेशन दिया था जिसको हम ऑगस्ट डिक्लेरेशन कहते हैं। ऑगस्ट डिक्लेरेशन में इंडियंस के द्वारा बनाई गई एक गवर्नमेंट की बात की गई थी और ब्रिटिश ऑटोनॉमी के अंडर रहने की भी बात की गई थी। इसी बात को रीअफर्म किया गया इस प्रियम्बल में, जो कि कह भी रहा है कि दिस एक्ट हैड अ सेपरेट प्रियम्बल विच डिक्लेयर्ड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया विच शैल ऑलवेज रिमेन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट।
अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, विच इज़ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो डायरकी होता क्या है एग्जैक्टली? डायरकी को डुअल गवर्नमेंट भी कहते हैं। सो इट सेज दैट डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा इंडिया डिवाइडेड है इनटू प्रोविंसेस, राइट। तो हर प्रोविंस में एक गवर्नर भी है, जो कि हमने पिछले एक्ट्स में ही बात करी है कि वाइसरॉय के पावर में था, जो कि हर एक प्रोविंसेस के लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट भी कर सकता है। हमने पढ़ा था कि पंजाब में जो है एक गवर्नर चूज़ किया गया था, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब कहा गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर चूज़ किया गया था। तो ये सब हमने प्रीवियस एक्ट्स में ऑलरेडी देखा है। 1861 में ही ये बात हुई थी कि प्रोविंसेस में जो भी गवर्नर है वो अपने प्रोविंसेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है। मगर 1919 में, यानी कि 50 साल के बाद, ये मुद्दा खड़ा हुआ कि कौन से सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है और कौन से सब्जेक्ट पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। अगर किसी चीज़ में प्रोविंशियल गवर्नमेंट अग्री नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो किसका से प्रेवलेंट होगा? इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, उसने एक मुद्दा खड़ा कर दिया सेंट्रल वर्सेस प्रोविंसेस का। इस चीज़ को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में एक बात की गई। उन्होंने कहा कि जिस भी टॉपिक पे रूल्स या रेगुलेशंस बनाने हैं, उस टॉपिक को हम कहेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को क्लियरली 2 हेड्स में डिवाइड किया जा सकता है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो सेंट्रल पे तो कोई बात ही नहीं है। सेंट्रल पे तो सेंट्रल लेजिस्लेचर ही काम करेगी। सेंट्रल लेजिस्लेचर उन्हीं मुद्दों पे काम करेगी जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस के बारे में है, जैसे कि हम डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, या कॉइन मिंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, इसलिए सेंट्रल लेजिस्लेचर ही इस पर रूल्स या कानून बना सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोविंशियल की। तो प्रोविंशियल को भी डिवाइड किया गया फर्दर 2 हेड्स में, जिसमें से एक हुआ रिजर्व्ड और एक हुआ आपका ट्रांसफर्ड। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ और भी समझिए। प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नेंस होती किस तरह से थी? तो प्रोविंस में जो सबसे बड़ा आदमी होता था वो होता था वहाँ का गवर्नर। गवर्नर को भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी दी गई थी जिसमें कुछ मेंबर्स होते थे, प्लस एडिशनल मेंबर्स भी होते थे, जैसे कि हमने सेंट्रल लेवल पे भी देखा है। हमने प्रीवियस एक्ट्स में देखा कि एडिशनल मेंबर एट द प्रोविंशियल लेवल का नंबर को भी इंक्रीज किया गया था। अब बात करते हैं प्रोविंशियल लेवल पे जो एडिशनल मेंबर्स हैं उनकी। तो एडिशनल मेंबर्स जो होते थे उनमें से भी कुछ होते थे इलेक्टेड मेंबर्स और कुछ होते थे नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स तो वो होते थे जिनको गवर्नर ही अपॉइंट करते थे या नॉमिनेट करते थे। इलेक्टेड मेंबर्स वो होते थे जो कि इलेक्शन के थ्रू आते थे। अब इस एक्ट में एक बात और भी हुई कि जो इलेक्टेड मेंबर एट द प्रोविंशियल लेवल होंगे उसमें से 2-3 मेंबर्स को जो है आप मिनिस्टर बना देंगे। अब हम वापस आते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो इसमें बात हुई रिजर्व्ड सब्जेक्ट की और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की। तो दोनों में ही गवर्नर तो लॉ बनाता ही था, मगर रिजर्व्ड में गवर्नर की एग्जीक्यूटिव बॉडी हेल्प करती थी लॉ बनाने में, और ट्रांसफर्ड में जो हमने अभी जस्ट बात की इलेक्टेड मेंबर्स की, जिनमें से कुछ जो मिनिस्टर्स बनते थे वो मिनिस्टर्स हेल्प करते थे लॉ बनाने में। तो इसी तरह से प्रोविंसेस पर हमने देखा कि 2 बॉडीज़ लॉ बना रही थी, एक तो गवर्नमेंट और उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, और दूसरी गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स की बॉडी। दोनों प्रोविंशियल लेवल पे ही लेजिस्लेचर का काम कर रहे थे। ये हो गई डुअल गवर्नेंस की बात या डायरकी। तो यही कह रहा है कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, जो कि हमने अभी जस्ट देखा। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड अ प्रोविजन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, जो कि हमने ऑलरेडी देखा। किस सब्जेक्ट पे प्रोविंसेस लॉ बनाएंगे और किस सब्जेक्ट पे सेंट्रल बॉडीज़ लॉ बनाएंगी, इस तरह का कोई भी क्लैश ना हो, इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को अलग किया गया। प्लस प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी बाइफर्केट किया गया, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट पे।
एक पे गवर्नमेंट और उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी लॉ बनाने लगी और एक पे गवर्नर और उसके इंडियन मिनिस्टर्स लॉ बनाने पर लगे। इस पार्ट को कहते हैं डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल। I hope it got clear. Now moving to the next point. No bill of the legislature could be deemed passed unless assented by the viceroy. तो जैसे कि आज प्रेसिडेंट का रोल होता है कि लोकसभा से बिल पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर के लिए जाता है और इसी तरीके से एक बिल जो है वो लॉ बनता है। जब सेंट्रल लेजिस्लेचर के दो पार्ट बने तो बेसिकली ये लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के सिस्टम के आधार पर ही इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बनाया जाए। जैसे ब्रिटेन में दो हाउसेस होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, उसी तरीके से ये इंडिया में भी एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे। तो इनका बेसिकली कहना ये था कि पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी चीज़ जो है वो पास होनी चाहिए, उसके बाद वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पास होगी, उसके बाद वाइसरॉय उसको अपना असेंट देंगे और उसके बाद जा कर के वो बिल जो है वो लॉ बनेगा। और वाइसरॉय का असेंट जो है वो नॉन नेगोशिएबल है, किसी भी बिल को वो असेंट मिलना ज़रूरी है अगर हमें वो बिल को लॉ बनाना है। मगर इसमें वाइस वर्सा ट्रू नहीं था कि अगर वाइसरॉय चाहते तो वो किसी बिल को लॉ बना भी सकते थे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको लेजिस्लेचर का असेंट मिला है या नहीं मिला है। तो ये थोड़ा सा डाइसी था, लेकिन यही सिचुएशन थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोविज़न पे। जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि इंडियन सिविल सर्विसेज को इंटीग्रेट करने की कोशिशें हमेशा से होती आई हैं, बिकॉज़ इंडिया में एग्जीक्यूटिव क्लास को लाना बहुत ज़रूरी था जो कि इंडिया के बारे में जानते हो और इंडिया में रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर सकते हो। और इस एक्ट के द्वारा पहली बार इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इस एक्ट में एक बात और भी की गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ को ओवरव्यू करने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमेटी आएगी जो कि अपना रिपोर्ट 10 साल के बाद देगी। इस स्टैट्यूटरी कमेटी को हम साइमन्स कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में भी हम इंडियन हिस्ट्री की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन वॉज हेडेड बाय लॉर्ड साइमन्स। इस कमीशन का ड्रॉबैक ये था कि इस कमीशन में सिर्फ यूरोपियंस थे एंड नॉट इवन अ सिंगल इंडियन वॉज इंक्लूडेड इन दिस कमीशन। हेंस दिस कमीशन वॉज हाईली डिस्क्रेडिटेड। इस कमीशन में गो बैक साइमन का नारा भी आया, जिस सब के बारे में हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन। सो दिस एक्ट एक्चुअली मेड इंडिया इनटू अ कम्युनल स्टेट। हमने पहले भी बात करी थी कि 1909 में मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, लेकिन इस एक्ट ने सिख कम्युनिटी को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। साथ ही साथ यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस के लिए भी लेजिस्लेचर में दरवाजे खोल दिए गए। लास्ट हम बात करेंगे द सीट अलोकेशन की। प्रोविंसेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनका नंबर वहाँ के पॉपुलेशन से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं होता था। वो सिर्फ इस चीज़ से एसोसिएट होता था कि गवर्नमेंट की नज़र में कौन सा प्रोविंस कितना इम्पॉर्टेंट है, किस प्रोविंस से कितना टैक्स आ रहा है, और उसी बेसिस पे वो किसी भी प्रोविंस को उसके रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर जो है वो अलोकेट करते थे। तो ये तो हो गई बात कुछ प्रोविजंस की जो कि 1919 के एक्ट से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट के बारे में, द फ्रीकोनॉमिकल इनसाइट। आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में और 1919 के एक्ट में क्या पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप बहुत ही आराम से आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ पैरेलल्स दैट कैन बी ड्रॉन बिटवीन द टू। तो हम एक एक करके उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बाइकैमरल लेजिस्लेचर की। तो जो हमने बात करी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसको ऑलरेडी दो पार्ट में बाइफर्केट किया गया था, द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। तो वो आज के पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। आज भी हम बात करते हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है। जो आज का हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहीं ना कहीं 1919 के एक्ट के द्वारा ही शेप किया गया है। दूसरे हम बात करते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट के बारे में, जो हम आज भी पढ़ते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंस लिस्ट। ये भी 1919 के एक्ट के द्वारा ही शेप किया गया है। ये एक्ट पहली बार था जब इंडियंस इंडिया के द्वारा निर्मित एक इंडियन गवर्नमेंट का सपना देख सकते थे। इससे पहले कभी भी इस बारे में बात नहीं हुई थी। इस एक्ट के पहले यही बात होती थी
कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसमें इंडियंस का थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन होगा। मगर पहली बार इस बारे में बात हुई थी कि नहीं, इंडिया में इंडियंस के द्वारा सिलेक्ट की गई सरकार जो है वो इंडिया पे रूल करेगी। और ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये पहली बार हुआ था कि कोई इंडियन गवर्नमेंट का सपना देख सकता था, क्योंकि ये सपना जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही सर्टिफाई करा था। चौथी बात हम करेंगे, हाउ द बिल बिकम्स लॉ इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन, और आज हमें इसका आंसर पता है। पहले एक बिल या तो लोकसभा या राज्यसभा में ओरिजिनेट करता है, वो एक हाउस में मेजॉरिटी पा करके दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ से मेजॉरिटी पा करके वो हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट उसको अपना असेंट देते हैं उसके बाद ही एक बिल जो है वो लॉ बनता है। आप सोचिए ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। दिस वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द 1919 एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और लास्ट हम बात करेंगे इंडियन फेडरलिज्म की। तो फेडरलिज्म जो हम बात करते हैं, फेडरलिज्म का मतलब ये होता है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि 1919 में स्पेसिफिकली इस चीज़ की बात हुई थी कि एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, और दूसरा आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। ये तो बात हो गई कुछ पैरेलल्स के बारे में जो कि आप 1919 के एक्ट और करंट गवर्नमेंट के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दिस वॉज द टुडेज फ्रिकोनॉमिकल इंसाइट फॉर यू। आई होप इट हेल्प्ड। Thank you everyone for watching this episode. I hope it helped you all. अगर इस एपिसोड ने आपको किसी भी तरीके से हेल्प किया है तो प्लीज़ आप इस एपिसोड को लाइक करिए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस बेल आइकन को हिट करिए, इससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसका आपको डायरेक्टली अपडेट मिल जाएगा। Thank you so much for watching and best of luck for your exams. Have a great day ahead.